बच्चों हम लोग अभी तक ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर का प्रैक्टिस कर चुके थे। आज हम लोग रिफ्रैक्शन का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसमें रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन बाउंड्री, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट डेप्थ, अपरेंट हाइट या कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट पोजीशन, जो कि वास्तव में इमेज फॉर्मेशन है ड्यू टू प्लेन सरफेस आफ्टर रिफ्रैक्शन। प्लेन बाउंड्री से रिफ्रैक्शन के बाद बनने वाली इमेज को ही हम लोग अपरेंट पोजीशन बोलते थे, याद है? तो चलिए हम लोग वहीं से आगे शुरू करते हैं। आप सबके पास बुकलेट है, आप देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए सभी लोग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, प्लेन बाउंड्री से रिफ्रैक्शन के बाद बनने वाली इमेज को इस बारे में समझने जा रहे हैं। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून सचिन। क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा बेटा, फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा जहाँ तक ऐसा समझ में आ रहा है, इसलिए अभी आप लोग पढ़ते रहिए और इसके आगे से हम लोग क्लास में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? जल्दी स्टार्ट होगा, 15 फरवरी तक मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन ना करते हुए सीधा पढ़ाई फोकस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। कह रहे हैं फिश राइजिंग वर्टिकली टू द सरफेस ऑफ वाटर इन अ लेक यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। बताओ ये जो फिश है, ये जो फिश है, ये बताइए ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, ये फिश की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ऑब्जर्व ए किंगफिशर diving vertically towards the water at the rate of 9 meter per second vertically above it. If the refractive index of the water, यहाँ जो लिक्विड है वो वाटर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। हमसे कह रहे हैं फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द डाइव ऑफ द किंगफिशर। तो मान लो ये किंगफिशर नीचे की तरफ एक्चुअल में v वेलोसिटी से आ रहा है, जबकि बताइए इस फिश को नजर आ रहा है कि ये किंगफिशर नीचे की तरफ डाइव लगा रहा है। कितने से डाइव लगा रहा है? 9 मीटर पर सेकंड से। तो पहले तो मुझे ये बताओ, जो 9 मीटर पर सेकंड किंगफिशर के डाइव की वेलोसिटी दी गई है, ये बताओ उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है या अपरेंट वेलोसिटी है? वो वेलोसिटी है जो कि फिश को दिखाई दे रही है। रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ ये जो 9 मीटर पर सेकंड है वो किंगफिशर के डाइव की रियल वेलोसिटी है या अपरेंट वेलोसिटी है? जवाब दीजिए, ये जो वेलोसिटी है वो रियल है या अपरेंट है, जो कि फिश को दिख रही है? हमसे एक्चुअल वेलोसिटी पूछी गई है, रियल वेलोसिटी पूछी गई है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो डाइव कितनी वेलोसिटी से लगा रहा है ये पूछा गया है। लेकिन जो वेलोसिटी दिख रही है वो वेलोसिटी बताइए, अपरेंट वेलोसिटी हमको दी गई है। तो हम याद करो कैसे करते थे, ये फ्री सरफेस है, ये गैप अगर हम x1 मान लें और ये गैप हमने मान लो x2 मान लिया, ये गैप अगर x1 है और ये गैप हमने x2 मान लिया, तो पहले मैं निकालूंगा पोजीशन ऑफ किंगफिशर विद रिस्पेक्ट टू फिश। पहले लिखूंगा पोजीशन ऑफ किंगफिशर विद रिस्पेक्ट टू फिश। तो क्या तरीका था अपरेंट पोजीशन का, कि जो ऑब्जर्वर है फिश, उसका मीडियम 4/3 बाहर हो गया। अब हम फिश से बर्ड तक जाएंगे, तो फिश से पहले गए मान लो x2 किस मीडियम में, 4/3 में। फिर गए बताओ हम लोग x1 किस मीडियम में, एयर में। ये आ गई पोजीशन ऑफ किंगफिशर विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। ये वास्तव में किंगफिशर की इमेज की पोजीशन है जो कि इस फिश ने देखी है, राइट? अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप हमको जरा समझाइए, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये पोजीशन जो इस फिश को ये वर्ड नजर आ रहा है, बताओ ये नीचे जा रहा है, तो बताओ इसको पास आता दिखाई देगा कि दूर जाता हुआ? पास आता हुआ। तो ये पोजीशन बताओ समय के साथ पोजीशन ऑफ किंगफिशर डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ डिक्रीजिंग है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा बताओ वो माइनस का लिखा जाएगा। एक बार लिख दे रहा हूँ, dy/dt करूंगा पोजीशन ऑफ किंगफिशर विद रिस्पेक्ट टू फिश।
4/3 कांस्टेंट है, बाहर हुआ, ये बनेगा dx2/dt अपॉन 4/3 प्लस ये बनेगा dx1/dt अपॉन 1, ऐसे लिखेंगे। अब सोचो ये जो डेरिवेटिव है ये डिक्रीजिंग है, तो इसकी वैल्यू सवाल में देखो 9 दी गई, तो ये लिखा जाएगा -9 बराबर 4/3। बताओ x2, अगर ये फिर से ऊपर जा रहा है तो ये x2 घट रहा है, और x2 के घटने का जो रेट है बताओ वो -3 लिखा जाएगा, क्योंकि x2 को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फिश की वेलोसिटी है। तो ये देखो -3 अपॉन 4/3, माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा बताओ, ये किंगफिशर अगर नीचे आ रहा है तो x1 भी घट रहा है, और x1 के घटने का जो रेट होगा वो -b होगा अपॉन 1। तो यहाँ देखिए जरा कैलकुलेशन, -9 बराबर -3 और -4/3b, पूरे से माइनस खत्म हुआ, 9 बराबर 3 प्लस 4/3b, बताओ जरा 6 बराबर 4/3 इंटू v आ गया, बताओ बेटा 18/4, आंसर आएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड। यानी जो किंगफिशर है ये वास्तव में 4.5 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ डाइव लगा रहा है। बताओ ये वास्तव में 4.5 से डाइव लगा रहा है, जबकि फिश क्या कह रहा है कि मुझे ये दिखाई दे रहा है आते हुए कितने से, 9 से। बताओ फिश को ये किंगफिशर 9 से नीचे आता दिख रहा है, जबकि एक्चुअल में वो किंगफिशर डाइव लगा रहा है 4.5 से। वो बात सही है, क्यों सही है? क्योंकि ऑब्जर्वर फिश है जिसका मीडियम डेंसर है, और ऑब्जेक्ट हमारा किंगफिशर है जिसका मीडियम रेयरर है। अगर डेंसर मीडियम से हम रेयरर मीडियम वाले ऑब्जेक्ट को देखते थे तो हमें उसकी पोजीशन या उसकी वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी से ज़्यादा नजर आती थी। आई थिंक क्लियर। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल पढ़ लीजिए। एन एयर बबल इन ए ग्लास स्लैब, एक ग्लास का स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसके अंदर एक एयर बबल है। व्हेन व्यूड फ्रॉम वन साइड अपीयर टू बी एट 6 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम अपोजिट साइड एट 4 सेंटीमीटर। जब हम उस एयर बबल को एक तरफ से देख रहे हैं तो वो हमको 6 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, दूसरी तरफ से देख रहे हैं तो हमको वो 4 सेंटीमीटर पे दिख रहा है। तो कह रहा है थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब विल बी। ध्यान दीजिए सवाल कुछ ऐसा, ये मान लो एक ग्लास का स्लैब है, यहां पे एक एयर बबल है, इस तरफ से इसकी दूरी मान लो x1 है और इस तरफ से दूरी इसकी मान लो x2 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 1.5 हमको दिया गया है। सवाल समझो क्या है, जब हम यहां से देखते हैं, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर का आई पीस है, जब मैं यहां से ऐसे देख रहा हूं तो यही ऑब्जेक्ट हमको x1 पे ना दिखाई दे करके कितनी दूरी पे दिखाई दे रहा है, 6 सेंटीमीटर। तो बताओ यहां से इस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन बताओ x1 है, जबकि दिखाई दे रहा हमको 6 पर। तो जो 6 दिया गया है बताओ वो एक्चुअल है कि अपरेंट है, तो 6 सेंटीमीटर इज अपरेंट पोजीशन। तो ध्यान दीजिए इस ऑब्जर्वर के लिए अपरेंट पोजीशन x डैश बराबर इसका मीडियम 1 एयर, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो एयर मानेंगे। ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक गए, x1 गए, किस मीडियम में गए, 1.5 में गए। तो ये x1 बताओ 6 दिया है, x1 अपॉन 1.5, तो x1 की वैल्यू बेटा 9 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 9 सेंटीमीटर पे हुआ करता था, लेकिन जब हम यहाँ से देखते थे तो हमको वो 6 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ से देखने का अगली बार इस साइड से देखने का ऐसे देख रहे हैं, वो अगर इधर से देख रहे हैं तो अब हमको वो ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पे दिख रहा है। कितनी दूरी पे दिख रहा है, 4 सेंटीमीटर, जबकि एक्चुअली वो कितना दूर है, x2 दूरी पे है, दिखाई कहाँ दे रहा है, 4 सेंटीमीटर पे। तो हम फिर इसके लिए लिखेंगे अपरेंट पोजीशन बराबर ऑब्जर्वर का मीडियम 1 बाहर, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक जाएंगे x2, किस मीडियम में गए 1.5 पर। तो x डैश बताओ 4 दिया है,
x2 अपॉन 1.5, x2 की वैल्यू बेटा आ गई 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये गैप हमारा एक्चुअल में 9 सेंटीमीटर हुआ करता था, ये गैप हमारा 6 सेंटीमीटर हुआ करता था। तो इस स्लैब की जो थिकनेस है वो थिकनेस बताओ बेटा 15 सेंटीमीटर हुआ करती थी। तो आंसर आपका 15 सेंटीमीटर सी पार्ट हो जाएगा। जवाब दीजिए। क्लियर है? बोलिए भाई, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। यस 15 सेंटीमीटर आएगा, बिल्कुल सही। सतीश यादव बिल्कुल सही, 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमसे कह रहे हैं ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज 24 सेंटीमीटर above the surface of the water in a lake. A fish inside the water will observe the image to be at a distance. ध्यान दीजिए, सवाल बहुत ही आसान लग रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है बेटा, ये एक लेक है, यहां पर एक फिश है, ये एक फिश है, ठीक, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है कोई जो कि इस लेक से 24 सेंटीमीटर ऊपर था। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है क्योंकि ये तो फिश पानी में है, और यहां पे अंडरस्टूड है एयर है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। सवाल में कहा जा रहा है ये फिश इस ऑब्जेक्ट को बताओ कहां पे देखेगा, ये हमारा सवाल है। तो पहले तो मुझे ये बताओ वास्तव में ये फेस इस ऑब्जेक्ट को देखेगा कि इस प्लेन बाउंड्री से रिफ्रैक्शन के बाद बनने वाली इमेज को देखेगा। पहले ये क्लियर करिए, ये फेस वास्तव में ऑब्जेक्ट को देखेगा या प्लेन बाउंड्री से रिफ्रैक्शन के बाद बनने वाली इमेज को देखेगा। तो होगा क्या, यहां से लाइट रे चलेगी ऑब्जेक्ट से बाउंड्री की तरफ, एयर से गई और अचानक इस बाउंड्री पर एयर टू वाटर रिफ्रैक्शन करी और रिफ्रैक्शन के बाद इस फिश के आंख पे पहुंची। तो बताओ फिश के आंख पर जो रे पहुंची है, बताओ वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आने वाली रे है या रिफ्रैक्शन के बाद वाली रे है। तो आपका जवाब होगा फिश ने जिस रे को रिसीव किया है वो रिफ्रैक्शन के बाद वाली रे है, और रिफ्रैक्शन के बाद वाली रे जहाँ पे बताओ इंटरसेक्ट करती है वहाँ ऑब्जेक्ट होता है कि इमेज। तो आपका जवाब होगा इमेज। इसका मतलब ये फेस वास्तव में इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा है, वास्तव में वो इस प्लेन बाउंड्री से रिफ्रैक्शन के बाद बनने वाली इमेज को देख रहा है। चूंकि देखो हुआ क्या है, यहाँ से रे चली होगी और यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद इसके आंख पर पहुंची होगी, तो इसने जिन रे को रिसीव किया है आंख पर वो वास्तव में रिफ्रैक्शन के बाद वाली रे है। चलिए खैर, तो बताओ भाई क्या तरीका था। ऑब्जर्वर हमारा फेस है, तो अपरेंट पोजीशन एक्स डैश बराबर एन ऑब्जर्वर का मीडियम बाहर करते थे, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक जाते थे, एक्स एक्चुअल में जाते थे, और नीचे मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम हमारा एन मीडियम, ऐसे जिस मीडियम में जाते थे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते थे। तो बताओ एक्स डैश हमको निकालना है। ऑब्जर्वर हमारा फेस है, 4/3 मीडियम बाहर है, और एयर में चले 24, नीचे आया 1, तो आंसर आया 32 सेंटीमीटर। ये 32 सेंटीमीटर देखो कहाँ से आता है पहले ये समझ लो। ये कौन देख रहा है, फिश देख रहा है, तो ये 32 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आता है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू ये फिश आया, और तुमने फिश को देखो इसी बाउंड्री पे माना है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू सरफेस आ गया। हमेशा जो अपरेंट पोजीशन आती है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आती है, जो ऑब्जर्वर देखने वाला होता है वही तो बताता है कि मुझे इतना दूर दिखाई दे रहा है। तो जो ऑब्जर्वर बताएगा वहीं से डिस्टेंस आएगी निकल के। तो आंसर बताओ इसका हमारा हो जाएगा
32 सेंटीमीटर above the water surface. बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये जेई में पूछा गया सवाल है, ये जेई मेंस में आ चुका है, ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है भाई, सवाल पढ़ लीजिए अच्छे से। सवाल में कह रहे हैं ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू ए पिन होल, यहां पर एक पिन होल है बेटा, एक छोटा सा होल है जिससे एक सिंगल रे पास हो सकती है, ठीक है। एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू ए पिन होल द टॉप एंड ऑफ ए थिन रॉड ऑफ हाइट h प्लेस्ड एज shown in the figure. द बीकर हाइट इज 3h, बीकर की हाइट 3h है और इसकी रेडियस जो है वो h है, ओके। व्हेन द बीकर इज फिल्ड विद लिक्विड अप टू हाइट 2h, जब हमने इस बीकर को 2h हाइट तक किसी लिक्विड से भर दिया, ही कैन सी द लोअर एंड ऑफ द रॉड, अब उसको उस रॉड का लोअर एंड दिखाई देने लग गया। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, तो कह रहे हैं बताओ तुमने जो लिक्विड भरा है उसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, हम डायग्राम जरा दूसरा बनाएंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये छोटा सा डायग्राम है, डायग्राम हम थोड़ा यहाँ पे बनाएंगे, ठीक, समझिएगा जरा। ये एक बीकर है और यहाँ पे एक पिन होल है, ऐसे ये एक पिन होल है। पिन होल का मतलब ये हुआ इसमें से एक सिंगल रे पास हो सकती है, ऐसे समझिए। यहां पर एक रॉड है, ये एक रॉड है और इस रॉड की हाइट है h, ध्यान देना। अच्छा, इस बीकर का जो डायमीटर है यानी ये सेंटर हो गया, ये h है और ये भी h है, ये सर्कुलर बेस होगा इसका, सिलेंड्रिकल बीकर है ये, नीचे क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अब देखिए शुरुआत में जब ये खाली था, अच्छा देखो यहां तक की हाइट, ये हाइट 3h दी गई है, यहां तक, अच्छे समझ लीजिए, यहां तक ये हाइट 3h है। हम अपना आईपीस लगा करके यहां बैठे हैं, यहां हमने अपना आंख लगा रखा है और हम यहां से स्पिन होल से देख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि देखिए हमको क्या देखने को मिलेगा, समझते जरा। तो यहां से हुआ क्या, जब इसमें कोई भी लिक्विड नहीं भरा था तो इस रॉड के टॉप से एक रे जाती है और इस पिन होल के होते हुए इस ऑब्जर्वर के आंख तक पहुंच जाती है। तो ये कह रहा है कि सर जब इसमें एयर था, कोई लिक्विड नहीं भरा गया था, तो हमको इस रॉड का टॉप पॉइंट दिखाई दे रहा है। ये क्या कह रहा है, हमको इस रॉड का टॉप पॉइंट दिखाई दे रहा, कब, जब ये खाली था, जब इसमें कोई भी लिक्विड भरा नहीं गया था, राइट। चलो भाई बताओ बेटा, हम थोड़ा यहाँ पे ज्योमेट्री लगा लें, थोड़ी सी ज्योमेट्री बताओ। ये 2h, ये 2h, तो बताओ ये एंगल क्या 45 हो जाएगा। ये 45 कैसे डिसाइड किया, पहले समझ लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटा ये हाइट 2h होगी और ये बेस भी 2h है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2h अपॉन 2h, क्या tan थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो क्या ये थीटा 45 हो जाएगा। जवाब दीजिए। अब देखो, अब कह रहे हैं हमने इसमें एक लिक्विड भर दिया 2h हाइट तक, देखना भाई 2h हाइट इसकी यहां कहीं होगी, मान लो ऐसे, यहां पे, यहां तक हमने कोई लिक्विड भर दिया है 2h हाइट तक, ऐसे एक लिक्विड भर दिया, ये हाइट बेटा 2h हो गई यहां तक, यहां तक ये 2h हाइट तक हमने लिक्विड भर दिया, राइट। अब समझिएगा जरा, 2h हाइट तक लिक्विड भरने के बाद अब क्या हो रहा है। अब यहां पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, पहले देखिएगा जरा, यहां पे, तो ये नॉर्मल कहां से पास करेगा जरा समझना, ये मिड से ही पास क्यों किया, जरा सोचो। ये 45 आ चुका है, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बताओ ये हाइट कितनी है, अगर ये हाइट h है तो इसको भी h होना पड़ेगा, तो इसको कट करना ही पड़ेगा, कहां पर, मिड पॉइंट पर। तो ये जो है नॉर्मल मिड में कट करेगा, ये सेंटर होगा, बहुत बढ़िया समझ लीजिए, इसको यहां मिड पॉइंट पर ही कट करना पड़ेगा आकर के, और कोई रास्ता नहीं है।
यानी ये जो नॉर्मल है ये मिड से कट करेगा। अब देखो क्या होगा बेटा, अब ये वाली जो रे गई होगी टॉप से, ये बताओ डेंसर टू रेयर जाएगी और रिफ्रैक्शन के बाद यहां चली जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। अभी बताओ ये एंगल अगर 45 था तो ये भी 45 था, ये भी 45 हुआ करता था पहले। अब क्या होगा जरा सोचो, ये लाइट रे जाएगी ऐसे, अब ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी और नॉर्मल से अगर दूर हट गई तो बताओ अब ये यहां ना पहुंच के नीचे टकराएगी और उस ऑब्जर्वर के आंख पे नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या कह रहा है वो, अब मुझे टॉप पॉइंट नहीं दिख रहा है, अब मुझे बॉटम दिख रहा है। तो देखिए कलर चेंज करते हैं, बॉटम पॉइंट दिखाते हैं। देखो हुआ क्या, यहां से रे गई और यहां पड़ी, ये वाली रे, ये वाली रे देख लो, ये रे, ये इंसिडेंट रे हो गई, इसका ये एंगल आई हो गया। और पिन होल से जो रे जानी है बताओ, वो लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद देखो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन डेंसर टू रेयर गया तो चला गया ये ऐसे, यानी इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये 45 हो गया बेटा, ये आर हो गया, ये आई तो आर हो गया हमारा देखो 45। ये लाइट रे इस रास्ते पे चली गई, जिस रास्ते पे पहले स्ट्रेट जाती थी, अब बॉटम से जाने वाली रे रिफ्रैक्शन करके बताइए ऑब्जर्वर के आंख तक पहुंच गई। अब बताओ ये ऑब्जर्वर क्या कह रहा है, कह रहा मुझे इस रॉड का बॉटम पॉइंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉटम पॉइंट से आने वाली रे यहां से रिफ्रैक्शन करने के बाद बताओ उस ऑब्जर्वर के आंख तक पहुंची है। तो देखो बेटा मैं इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाने जा रहा हूं, तो यहां का मीडियम n1 साइन आई इक्वल टू यहां का मीडियम 1 इंटू साइन आर, आर है हमारा 45। हमने स्नेल्स लॉ लगाया, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर, n हमको निकालना है, साइन आई इस ट्रायंगल में जरा साइन थीटा लगाओ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है h और हाइपोटेनस बताओ, ये बेटा पूरी हाइट है 2h, ये पूरी हाइट 2h है, क्योंकि 2h हाइट तक तुमने लिक्विड भरा, ये h और ये भी h है 2h। तो बताओ ये h ये 2h, तो ये हो गया √5h हाइपोटेनस, h और 2h हाइपोटेनस हो गया √5h और 1 इंटू 1/√2, s से h कट गया, n की वैल्यू आ गई बेटा रूट के अंदर 5/2। ये हमारा आंसर सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट। गुड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट बोलो भाई। कोई डाउट, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, कर द इमेज ऑफ पॉइंट P, ये पॉइंट P है, इसकी इमेज बताना है व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्लैब। ये किसी ऑब्जर्वर का आंख है आई पीस, ये ऑब्जर्वर इस पॉइंट P को देख रहा है। तो बताओ क्या कह रहे हैं कि यहां से देखने पर इस ऑब्जेक्ट P का इमेज बताइए कहां बन रहा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि ऑब्जर्वर अगर P को देखे तो इसको इसकी इमेज कहां दिखाई देगी। तो जरा सोचो, पहले एक बार बताओ, इस P से अगर रे चली होगी तो पहला रिफ्रैक्शन यहाँ, दूसरा रिफ्रैक्शन यहाँ, तीसरा रिफ्रैक्शन ये, चौथा रिफ्रैक्शन ये, तब आंख पे पहुंची। तो बताओ इस ऑब्जर्वर के आंख पर जो रे पहुंची, बताओ वो कितने रिफ्रैक्शन के बाद पहुंची, जवाब दीजिए। ऑब्जर्वर के आंख पर जो रे पहुंचेगी वो कितने रिफ्रैक्शन के बाद पहुंचेगी, जवाब दीजिए। ऑब्जर्वर के आंख पर जो रे पहुंच रही है वो कितने रिफ्रैक्शन करने के बाद पहुंच रही है बच्चों?
यहां से रे चली होगी, एक रिफ्रैक्शन इससे हुआ एयर टू ग्लास, फिर ग्लास टू एयर, फिर एयर टू ग्लास, फिर ग्लास टू एयर, तब जाके आंख पे पहुंची है। तो बताओ कितने रिफ्रैक्शन हुए, कितने रिफ्रैक्शन हुए? 4। 4 रिफ्रैक्शन के बाद आंख पे पहुंची है। वो अगर 4 रिफ्रैक्शन के बाद पहुंची है तो जरा बताओ इस ऑब्जर्वर ने 4th इमेज को देखा है और वही इमेज इसकी फाइनल इमेज होगी। लेकिन जो भी बाउंड्री है बेटा, सारी बाउंड्री देखो प्लेन है, और प्लेन बाउंड्री के लिए इमेज बनाने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट है कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट पोजीशन। चाहे जितनी भी प्लेन बाउंड्री हो, हमारे पास एक शॉर्टकट है। हमारे पास प्लेन बाउंड्री से रिफ्रैक्शन के लिए एक शॉर्टकट है ऑलरेडी। तो देखिए भाई क्या शॉर्टकट है वो, बताओ भाई। शॉर्टकट पहले लिख दें। ये सब पूरा हमने ड्राइव किया है लेक्चर में, आपने अगर देखा होगा, इसलिए इसको हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो बताओ यहां से अपरेंट पोजीशन डी डैश बराबर ऑब्जर्वर का मीडियम 1 बाहर, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक जाएंगे, और जिस मीडियम में जाएंगे उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करते चले जाएंगे। तो बताओ पहले गए 1.5, यहां से यहां तक देखो 1.5 किस मीडियम में, 1.5 में, प्लस फिर गए 1.5 किस मीडियम में, एयर में, फिर गए 1.5 किस मीडियम में, 1.5 में, और फिर गए बताओ हम कितना, 1.5 किस मीडियम में, एयर में। तो डी डैश बराबर ये 1 1 और ये 3, यहां देख लीजिए एक बार, 1.5 1.5 में, 1.5 एयर में, 1.5 1.5 1.5 एयर में। बताओ ये कितना आ रहा है, 1 1 और 3 2 5 आ गया भाई, 5 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जर्वर कह रहा मुझे ये पी 5 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, वास्तव में ये पी को नहीं देख रहा है, वास्तव में ये पी की 4 रिफ्रैक्शन के बाद बनने वाली इमेज को देख रहा है, जो कि 5 सेंटीमीटर पे दिख रहा है। ये पूरा 6 है, तो यहां कहीं बन रहा है इमेज पी डैश, और ये गैप है 5 सेंटीमीटर, ये गैप बताओ, ये पूरा था 6 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी ये बताओ 1 सेंटीमीटर हुई कि नहीं। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर एबव पी दिखाई दे रहा है। बताओ ऑब्जेक्ट था 6 सेंटीमीटर नीचे, लेकिन इमेज दिख रही है 5 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट से खिसक गई है इमेज। बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। A point object is placed in front of thick plane mirror as shown in the figure. Find the location of final image with respect to object. बताओ फाइनल इमेज की लोकेशन कहां से पूछी है, ऑब्जेक्ट से पूछी है बेटा। फाइनल इमेज की लोकेशन ऑब्जेक्ट से पूछ रहे हैं। तो हम इस डायग्राम को जरा फिर से बनाते हैं इधर समझाने के लिए। ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हमने पॉलिश करा है, प्लेन मिरर बना दिया। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हमारा सवाल है फाइनल इमेज की पोजीशन बताइए, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बताइए। फाइनल इमेज की पोजीशन बताइए और वो भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बताना है, राइट। कोई प्रॉब्लम? अब समझो जरा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक समझना। हम क्या करेंगे, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। पहले तो मुझे एक बात बताओ, पहले तो मुझे एक बात ये बताइए कि इसकी इमेज कितने इवेंट के बाद बनेगी। पहला इससे होगा रिफ्रैक्शन, फिर इससे होगा रिफ्लेक्शन, और फिर लाइट रे वापस आएगी, फिर होगा रिफ्रैक्शन, तब जाके बनेगी फाइनल इमेज।
यानी 3 इवेंट होंगे, 3 इवेंट होंगे। पहला इससे रिफ्रैक्शन, ऐसे लाइट रे जा रही होगी, पहले इससे रिफ्रैक्शन, फिर इससे रिफ्लेक्शन, फिर बैक हुई होगी, फिर इससे रिफ्रैक्शन। 3 इवेंट के बाद बनेगी फाइनल इमेज। चलो भाई हम बनाने चले, पहली इमेज बनाते हैं। तो जरा बताओ भाई, यहां से अगर हम देखें, अगर हम यहां से देखें तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही होगी? तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेंट पोजीशन डी डैश, ऑब्जर्वर का मीडियम बाहर, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक गए 10 और एयर में गए तो आ गया 15 सेंटीमीटर। यानी जो पहली इमेज है वो इस सरफेस से 15, मतलब यहां बन रही होगी I1 इमेज, यहां से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सोचो जरा, इस प्लेन मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा, बताओ वो हमारा ये I1 होगा। कौन होगा? I1 होगा, जो कि बताओ यहां से 15 सेंटीमीटर। क्यों I1 होगा? क्योंकि यहां से लाइट रे जो रिफ्रैक्शन के बाद जाएगी वो इस पे पड़ेगी, वो यहां से पड़ेगी। बोलो भाई, तो होगा क्या कि 5 ये 15 ये, तो यहां से 20 सेंटीमीटर दूर यहां बनेगा I2 इमेज, और ये होगा 20 सेंटीमीटर, ये होगा 20 सेंटीमीटर। I2 इमेज बन गया, क्योंकि प्लेन मिरर कहता है जितना दूर मेरा ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज बनाएंगे। तो बताओ इस प्लेन मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो I1 होगा, तो ये I2 इमेज बनाएगा 20 सेंटीमीटर पीछे। अब क्या होगा? अब लाइट रे जब वापस आएगी तो इस स्लैब से जब ये पार करेगी, तो हमने आपको एक तरीका सिखाया था, जब लाइट रे किसी स्लैब से पार होता है तो इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में शिफ्ट कर जाता है t टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू। कितना शिफ्ट करता है? t टाइम्स 1 माइनस म्यू, 1 माइनस 1 बाई म्यू। और शिफ्ट जो होता है वो हमेशा इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इंसिडेंट लाइट देखो ये आ रही है, इन डायरेक्शन ऑफ लाइट इधर, तो शिफ्ट भी इधर ही होगा। t हमारा है 5 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 बाई म्यू है 3/2, तो 2 ऊपर चला गया, तो ये देखो बेटा 5/3 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। किधर शिफ्ट होगा? तो बताओ इधर लाइट आया है तो यहां से यहां बनेगा हमारा I3 इमेज, और ये बताओ शिफ्ट होगा कितना? 5/3 सेंटीमीटर। तो सोचो जरा, ऑब्जेक्ट ये था, फाइनल इमेज ये है, हमको ये दूरी बतानी है, क्योंकि फाइनल इमेज की दूरी ऑब्जेक्ट से पूछी है। तो ये देखो 10 और ये 5, 15, तो ये देखो इतना 10 है, इतना 5 है, और ये देखो जरा 20 में से 5/3 गया, तो ये बताओ बेटा 55/3 सेंटीमीटर दिख रहा मुझको। तो ये देख लो यार, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा स्लैब के लिए वो I2 होगा, और इमेज यहां से सबसे पहले तो आप 15 पे बना, सही है, 15 बाद 20 बना, बिल्कुल सही है। यहां से जो शिफ्ट होके आया वो बताइए कितना आया? यहां से 15 पे ना, और यहां से अगर 15 बना तो 20 पीछे गया, शिफ्ट कितना हुआ? t टाइम्स, t हमारा थिकनेस था 5, 1 माइनस 1 बाई म्यू 3/2, तो ये 1/3 आ रहा है, 5/3 शिफ्ट हुआ, तो 20 में से 5/3 इधर शिफ्ट आएगा, तो 20 माइनस 5/3 अगर करते हैं हम लोग तो 55/3 आया। सही है ना? कोई दिक्कत? तो हमको ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस पूछ रहे हैं, किसका? इमेज का, फाइनल इमेज का। फाइनल इमेज तो बेटा यही होगी I3। जरा कैलकुलेशन देख लीजिए,
ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा फाइनल इमेज है। ऑब्जर्वर का मीडियम बाहर किया, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक गए, 10/1 15। तो यहाँ से 15 पर इमेज बना और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ इस मिरर के लिए। तो 5 और 15 20 पीछे बना, बिल्कुल सही है। और फिर जब शिफ्ट हुआ तो टी हमारा 5 है, 1 - 1/μ 5/3 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा किधर, इधर, इस डायरेक्शन, लाइट के डायरेक्शन में। तो 5/3 यहाँ हो गया। तो फिर 20 में से अगर हम 5/3 घटाएं, 20 में से अगर 5/3 घटाएं तो 60 - 5, सही है ना, 55/3। अब आओ, तो ऑब्जेक्ट से ये इमेज तक की दूरी जो आएगी, बताओ वो कितनी आ रही है, 10 + 5 + 55/3। ऑब्जेक्ट से दूरी पूछिए इमेज की। ये देखो 15 + 55/3। थोड़ा बेटा कैलकुलेशन का ही मिस्टेक हो रहा है, जरा देखिए गौर से। इसका जो आंसर दिया है 6 नंबर का आंसर लास्ट दे रहे हैं 80/3। ये देखिए जरा 45, ये तो 100/3 आ जा रहा है। कुछ कैलकुलेशन हम लोगों ने गलत कर दी है। t टाइम्स 1 - 1/μ होता है, बिल्कुल सही है। तो t हमारा 5 है, 1 - 1/μ 3/2। तो ये बचा बेटा 1/3, तो 5/3, ये भी बिल्कुल सही आ रहा है। क्यों भाई, ट्वेंटी में से 5/3 अगर माइनस होगा तो ये बताओ प्लेन मिरर है। एक बार फिर से इसको करते हैं पूरा, चलिए समझते जरा। A point object is placed in front of a thick plane mirror as shown in the figure. Location of final image with respect to object. फाइनल इमेज की पोजीशन यहां से बतानी ऑब्जेक्ट से, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पर फिर से डायग्राम बनाते हैं। यहां पे एक प्लेन मिरर है, यहां पे प्लेन मिरर मान लेते हैं, चलो पहले, ठीक। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे था। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। ओके, यहां से लाइट रे जा रहा है, तो लाइट जिस डायरेक्शन में जाता है स्लैब उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। कितना शिफ्ट करता है, तो हमने आपको पढ़ाया है शिफ्ट बराबर, एक बार फिर से देखिए, t टाइम्स 1 - 1/μ। टी बताओ बेटा कितना है, इसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर, कितना, 5 सेंटीमीटर, और 1 - 1/μ 3/2। तो ये बताओ 5/3 आ रहा है सेंटीमीटर। तो 5/3 यहां से अगर शिफ्ट करते हैं हम, यहां देखिए जरा, पहले हम स्लैब को देखें फिर प्लेन मिरर का रोल बाद में लाते हैं, ठीक है। तो 5/3 अगर शिफ्ट हुआ है यहां से, तो जरा सोचो 5/3 अगर यहां शिफ्ट होके आया इस डायरेक्शन में, राइट, तो ये हमारा स्लैब का इमेज बनेगा। I1 बोल देना इसको। यहां से 5/3, तो 10 में से जरा 5/3 सब्ट्रैक्ट करो, तो ये बताओ 25/3 यहां से, ठीक है। और 25/3 अगर यहां से आया तो मिरर से कितना दूर है, तो मिरर से दूर हुआ 25/3 + 5 40/3। तो प्लेन मिरर से यहां जो इमेज बनेगी, जरा ध्यान से देखिए, 40/3 पीछे बनेगी।
यहां बनेगी I2 इमेज। देखो बेटा सब बढ़िया समझिए, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने इस स्लैब से, आपको मैंने क्लास में आर्टिकल कराया, जब स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है तो ये स्लैब शिफ्ट कर देता है कितना, t टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो t हमारा 5 था, 1 माइनस 3/2, 5/3। तो बताओ यहाँ से 5/3, तो ये 25/3, यानी स्लैब की इमेज 25/3। तो मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो I1 होगा 5 प्लस 25/3, 40/3 I2 यहाँ आ गया। अब ये लाइट वापस लौटी, फिर स्लैब से पार करी, और बताओ अगर फिर स्लैब से पार करेगी, और अगर बताओ फिर स्लैब से पार करेगी, तो सोचिए जरा, जब स्लैब से पार करेगी तो फिर 5/3 शिफ्ट होगी किधर, लेफ्ट। तो यहाँ से यहाँ आएगी इमेज I3, और ये दूरी होगी 5/3, ये शिफ्ट हुआ, तो बताओ ये दूरी हुई 35/3 सेंटीमीटर। अब I3 इमेज फाइनल इमेज है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट था, हमको ये दूरी निकालनी है। तो जरा सोचो, यहाँ तक की दूरी थी 10 सेंटीमीटर, यहाँ तक की दूरी थी 5 सेंटीमीटर, और ये दूरी थी 35/3 सेंटीमीटर। ये I3 है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से I3 तक की जो दूरी होगी OI3 जिसको बोलेंगे, बताओ वो टोटल डिस्टेंस आएगी 10 प्लस 5 प्लस 35/3। तो बताओ भाई 45 प्लस 35/3, ये बताओ बेटा कितना आ रहा है, 80/3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर आ गया। ये स्लैब 2 बार शिफ्ट करेगा बेटा, 2 बार। एक बार इधर जाते समय जब लाइट होगी तो बताओ इस स्लैब की इमेज यहाँ से 5/3 शिफ्ट होगी, और एक बार जब रिफ्लेक्शन के बाद लाइट स्लैब से वापस आएगी तो फिर ये 5/3 इधर शिफ्ट करेगा। आई थिंक क्लियर। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। हम उस तरीके से भी कर सकते थे जो अभी कर रहे थे, बस वहां पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, A light ray start from origin and moves in the medium whose refractive index this. The light ray moves along x-axis. बताओ भाई, लाइट x के अलॉन्ग आगे बढ़ रहा है, तो हमको बताना है कैसे वैल्यूज बदल रही होंगी। तो जो n दिया है बताओ वो 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बताओ 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। अब सोचो जरा, लाइट मूव अलोंग एक्स एक्सिस, ध्यान दो इसका मतलब, लाइट मूव अलोंग एक्स एक्सिस। अगर लाइट एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो बताओ एक्स बढ़ेगा, और जैसे ही एक्स बढ़ा तो बताओ एक्स बढ़ा तो ये वाली वैल्यू घटी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। तो एक्स के बढ़ने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है, तो एक्स के अलॉन्ग मीडियम लगातार रेयरर हो रहा है, और मीडियम अगर रेयरर होगा तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा लाइट की स्पीड बढ़ती जाएगी, लाइट का लैम्डा बढ़ता जाएगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मीडियम बदलने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो जरा बताओ, स्पीड बढ़नी चाहिए, लैम्डा बढ़ना चाहिए। पहला कह रहा फ्रीक्वेंसी चेंजेस, गलत। वेवलेंथ इंक्रीजेज, बिल्कुल सही। वेवलेंथ डिक्रीजेज, गलत। स्पीड डिक्रीजेज, गलत, क्योंकि होना चाहिए स्पीड इंक्रीजेज, क्योंकि हम पढ़ते हैं वेव की स्पीड फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है क्योंकि मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, तो स्पीड प्रोपोर्शनल टू लैम्डा चलता है। राइट, कोई डाउट?
आगे बढ़े। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा। कह रहे कंसीडर द सिचुएशन एज सोन इन द फिगर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 filled in a beaker up to height 10 centimeter. Plane mirror is fixed at a height 5 centimeter from the surface of water. Distance of image from the mirror after reflection from it of an object O at the bottom of the beaker. क्या पूछ रहे हैं हमसे? कह रहा है मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इसकी जो इमेज बनेगी उसकी दूरी मिरर से बतानी है। तो सोचो जरा, पहले सवाल देखो। पहले यहां पर एक बीकर है, यहां तक लिक्विड भरा गया है और ये 10 सेंटीमीटर है जहां तक लिक्विड भरा गया है। और यहां पर एक प्लेन मिरर है और ये हमारा 5 सेंटीमीटर का गैप दिया गया है। बताओ, सबसे पहले तो एक बात बताओ, मिरर से रिफ्लेक्शन तो तब होगा ना जब लाइट रे यहां से यहां पहुंचेगी। तो यहां एक ऑब्जेक्ट है हमारा O। सबसे पहले हम इस प्लेन मिरर का ऑब्जेक्ट पता करेंगे, तो वो होगा यहां से रिफ्रैक्शन के बाद बनने वाली इमेज। तो इस प्लेन बाउंड्री से इस ऑब्जेक्ट की पहले इमेज बनाएंगे और वो इमेज जहां बनेगी वही इमेज प्लेन मिरर के लिए बताओ ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट पोजीशन डी डैश। ऑब्जर्वर का मीडियम 1 बाहर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 में गए। तो बताओ ये आया 30/4, 15/2, 7.5 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनेगी जिसका नाम है O डैश और ये दूरी होगी 7.5 सेंटीमीटर। समझ लीजिए जरा। तो ये बताओ 7.5 सेंटीमीटर कहां से? कहां से? इस प्लेन से, इस प्लेन सरफेस से। तो बताओ मिरर से ये 5 और है। तो बताओ मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा बताओ वो O होगा कि O डैश होगा? तो आपका जवाब है O डैश होगा। क्यों? क्योंकि O से जाने वाली रे यहां से रिफ्रैक्शन करने के बाद यहां पहुंची। तो इसके लिए जो इंसिडेंट रे है मिरर के लिए वो इस बाउंड्री की रिफ्रैक्टेड रे है जो कि O डैश से आ रही होगी। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट O डैश बताओ 12.5 पर है। तो प्लेन मिरर कहता मेरा ऑब्जेक्ट अगर 12.5 पर, तो इमेज भी हम पीछे बनाएंगे I2 सेकंड इमेज। I1 ये है O डैश, ये I1 इस प्लेन बाउंड्री की। तो प्लेन मिरर की होगी I2 जो कि बताओ यहाँ से 12.5 आगे मिरर है। तो 12.5 पीछे हमारा इमेज बनेगा। तो आंसर हो जाएगा 12.5। यानी प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी वो 12.5 सेंटीमीटर या मीटर पीछे बनेगी। राइट, क्लियर है? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। जवाब दीजिए, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे XZ plane separate two media N1 and N2 with refractive index √2 and √3 respectively. A ray of light travel from N1 to N2. Its direction in the two media are given by unit vector. ये यूनिट वेक्टर दिए हैं बेटा इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के। देन जरा ध्यान दो, हमारी जो बाउंड्री है बताओ वो XZ प्लेन है। ये बताओ X है और ये Z है। यहाँ का मीडियम √2, यहाँ का मीडियम √3। ये रेयरर, ये डेंसर। यहाँ से कोई इंसिडेंट रे जिसका यूनिट वेक्टर दिया है,
यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल वाई होगा। अगर ये आई है तो बताओ जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाना चाहिए था, ऐसे जाएगा ऐसे, और ये एंगल होगा हमारा आर, ये एंगल आर। चलो भाई समझो, इस रे का यूनिट वेक्टर ए आई कैप, ये ए आई कैप है, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्सेस वाई होगी नॉर्मल, क्योंकि एक्स जेड का नॉर्मल वाई, तो ये देखो वी जे कैप हो गया। ठीक है, इधर आ जाओ, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा एक्स के लॉन्ग, ये अल्फा आई, और एक कंपोनेंट इधर होगा बीटा जे कैप। क्या हम इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं? हम इस पॉइंट पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ कहता है n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। चलो n1 की वैल्यू बताओ, √2 sin i, इस ट्रायंगल में sin थीटा लगाओ, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बताओ परपेंडिकुलर a अपॉन हाइपोटेनस होगा √a² प्लस b²। n2 की वैल्यू √3 sin r, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अल्फा अपॉन √α² प्लस β²। अब जरा सोचो, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि यार ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या है? यूनिट वेक्टर। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो √a² प्लस b² की वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही अगर रिफ्रैक्टेड रे का यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, √α² प्लस β² की वैल्यू 1 होगी। तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो √2a नीचे 1 हो गया, √3 अल्फा, ये हमारा आंसर आ गया है। √2a बराबर √3 अल्फा। देख लो बेटा, जवाब दीजिए। जवाब दे बच्चों। आप हमको एक बात और बताइए सभी लोग, आप लोगों ने प्लेन बाउंड्री रिफ्रैक्शन के आगे TIR, प्रिज्म, क्या ये सब के लेक्चर देख लिए हैं? रिप्लाई करिए, तो हम उसके सवाल आगे करें। TIR, प्रिज्म का लेक्चर आपने कहाँ तक देख लिया ऑप्टिक्स में? जवाब दीजिए, तभी उसी के आगे कंटिन्यू करा जाए। बोलो बेटा। TIR, प्रिज्म आप लोगों ने देखा है? ये प्लेन बाउंड्री रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन था। मैं आगे TIR, प्रिज्म के सवाल करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा कि आप लोगों ने उसके लेक्चर देख लिए हैं कि नहीं। बताइए भाई।
देख लिए हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा यही क्वेश्चन है, आपको देखने हैं। आप असाइनमेंट रिसीव कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, सब जेई मेंस में भी आए हुए सवाल हैं बेटा। चलिए आगे हम लोग TIR प्रिज्म। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से स्फेरिकल लेंस वगैरह के सवाल हैं। क्या स्फेरिकल लेंस आपने अभी करा कि नहीं करा है? स्फेरिकल लेंस वगैरह अगर लेंस नहीं करा होगा तो हम लोग TIR और प्रिज्म पे चले जाएं पहले। या आप लोग एक काम करिए, आप लोगों का कल टेस्ट भी है। आप लोग एक काम करिए, आप लोग TIR प्रिज्म ये पूरा तैयार कर लीजिए। TIR प्रिज्म के बाद आप लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस ये तैयार करेंगे, जिसमें आपका थिन लेंस भी आएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग न्यूमेरिकल अब आगे डिस्कस करेंगे TIR और प्रिज्म से। ठीक है, और ये हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज सैटरडे है तो मंडे को क्लास लगाएंगे इसका। ठीक है, तब तक आप लोग लेक्चर देख लीजिए, और जो टेस्ट है उसका टेस्ट पेपर का डिस्कशन आपको कल टेस्ट के बाद ही यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, जो कंबाइंड टेस्ट कल होगा उसका डिस्कशन आपको मिल जाएगा, और जो इंडिविजुअल टेस्ट होगा मंडे को उसका लेक्चर मंडे को मिल जाएगा आपको। ठीक, और हम लोग मंडे से इसके आगे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ठीक है।